बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान अब तक लगभग 690 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। सत्र में 100.49 लाख किसानों को पहुंचा फायदा। ट्राइफेड आदिवासियों के जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही जारी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान अब तक 690.51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। कुल 690.51 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 29.37% है। लगभग 100.32 लाख किसानों को अब तक खरीदे गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,30,368.35 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। खरीफ सत्र 2020-21 और रबी सत्र 2021 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 1,91,247 किसानों को 1,825.62 करोड़ रुपए की आय हुई है। 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से की गई है। 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 17 मार्च 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52.40 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। दिनांक 17 मार्च 2021 तक 18,97,005 किसानों से 26,719.51 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,86,803 गांठों की खरीद की जा चुकी है। ट्राइफेड स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से आदिवासी लोगों की क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। ये संगठन स्थायी आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकसित उत्पादों के विपणन के अवसर तलाशने और बनाने में भी उनकी सहायता करता है। इसके बारे में ट्राइफेड के चेयरमैन आर.सी. मीणा ने डीडी किसान चैनल से अपने विचार साझा किए। आज हमारे साथ बात करने के लिए रमेश चंद मीणा जी हैं, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के ट्राइफेड एक संस्थान है उसका चेयरमैन हैं। सर, अगर हम बात करते हैं ट्राइफेड के, तो अभी सर देश भर में क्या स्थिति है? ट्राइफेड के सर क्या योगदान है? ये जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये मुख्यतः सहकारी क्षेत्र का एक फेडरेशन है और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जो दूर दुर्गम इलाके हैं, पिछड़े क्षेत्र है, उसके लिए और उनके उत्पादों के लिए मूलतः विपणन संघ का काम करता है, यानी मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है। लेकिन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन में भी कोऑपरेटिव सेक्टर में जो मार्केटिंग है वो एक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र रहा है। उस दृष्टि से
ये हमारा ट्राइफेड है 1987 से एक रजिस्टर्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम कर रहा है और संपूर्ण भारत के ट्राइबल एरियाज़ में जो टाडा एरिया है, माडा एरिया है, टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया है, सभी में जनजातीय लोगों के विकास के लिए और लगातार प्रयासरत है। वर्तमान समय में जब ये जो सरकार आई है श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सन 2014 से, उस समय से इसकी गतिशीलता बहुत अधिक बढ़ गई है और उस बढ़ी हुई गतिशीलता के अंतर्गत अभी हमारा जो टर्नओवर है और हमारा जो गतिविधि है वो कई गुना और कहें कि लगभग 20 गुना बढ़ गई है इन दिनों में। तो 20 गुना से भी अधिक एक विशेष और एक योजना जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसकी पहल करके और इसको गतिशील बनाया है और वो योजना है वन धन योजना। और वो 50,000 वन धन विकास केंद्रों में हर एक विकास केंद्र में 200 से लेके 300 के करीब परिवारों को रोजगार सृजन के लिए और उनके जो उत्पाद है वन क्षेत्रों में 80 से अधिक जो उनके उत्पाद है, शहद है, महुआ है, चिरौंजी है और इस प्रकार के जो अलग अलग प्रोडक्ट जो वन क्षेत्रों में मिलते हैं, वो शुद्ध उत्पादों को और शहरी क्षेत्रों में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उपलब्ध करवाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार में। और इस जो पूरे देश में जो ट्राइबल एरिया है उसके पास में 40% भूभाग में बसे हुए हैं वो लोग। हालांकि जनसंख्या उनकी लगभग 8% से ऊपर है कुछ, परंतु जो 40% भूभाग में वो है वन क्षेत्र भी है उसमें, और उसमें नदी है, जल है, जंगल है, ऐसे क्षेत्र हैं जो देश के लिए एक जीवनी शक्ति का काम करते हैं, एक प्राणवायु की तरह काम करते हैं। तो शुद्ध ऑक्सीजन से लेकर शुद्ध उत्पाद तक उपलब्ध करवाने में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में एक अनुमान के अनुसार, नीति आयोग के अनुमान के अनुसार 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। 8% जनसंख्या, 40% भूभाग पर उनका एक तरह से अधिकार है, या कह सकते हैं कि उस पर वो निवास करते हैं। और सर हम देखते हैं कि आज भी स्थिति उनका ज्यों के त्यों सर बना हुआ है। उनकी पहचान जो जैसे आपने सर बताया भी कि हुनर में वो काफ़ी एक्सपर्ट है, उनके अंदर से एक कला है जो उनकी पहचानने की आवश्यकता है, जो ट्राइफेड के द्वारा पहचाना जा रहा है। लेकिन सर अभी भी स्थिति में क्यों चेंज नहीं हो रहा है? कहाँ पर सर कमी देखते हैं? अभी जो कमी है वर्तमान में, एक तो सबसे पहले तो उनके यहाँ जो ज्ञान है वो तो बहुत है, लेकिन वर्तमान समय का जो परिस्थितियाँ हैं और जो वर्तमान समय के ये जो इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है जो कि एक विदेशी आधारित, वो कहते हैं ना कि गांव और नगर के बीच में लगातार दूरी बढ़ी है, और वो लगातार दूरी बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि हमने अपने देश के लोगों के और उनका जो हुनर है और उनका आत्मबल है उसको बढ़ाने की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जो कि पिछले कुछ सालों में दिया जा रहा है। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसके साथ में उसके पहले भी 2016 में स्वयं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर गया और इसके महत्व को समझ के तो वो जो अंतिम व्यक्ति तक आगे बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य है, अब आप ये देखो कि सड़कों के लिए कितने पीछे रह गए थे हम।
इसी प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी बहुत बड़ा प्रयास की ज़रूरत है, बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता है। अभी मैं गया था लद्दाख के हानले गांव में और मणिपुर के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, वहाँ भी मैं गया हूँ। तो वहाँ पे अब देखो बिजली के कनेक्शन अभी मिले हैं उनको, हर घर तक बिजली का कनेक्शन अभी मिला है। शायद हो सकता है अभी भी कोई गांव छूट रहा होगा, तो ये भी एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जब आधारभूत और वहाँ पे बर्मा सीमा तक लगभग 50 किलोमीटर मैंने देखा कि ब्लैक टॉप रोड ही नहीं है बहुत दूर तक, तो वो एक बहुत बड़ा जो गैप रह गया है विकास के क्षेत्र में कि शहरों में बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। उसके कारण से दो तरह से हमको नुकसान हुआ है। एक तो हमारी जो वर्क फोर्स है वो गाँव से और शहरों की तरफ आ गया, तो शहरों में भी अव्यवस्था हो गई और गांव में भी इस तरह का ये हो गया कि भाई अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये नहीं है। तो उस बात को स्वावलंबी भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है वो मुझे विश्वास है निश्चित रूप से एक विश्व स्तर पे हमारा जो अभी पहचान लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें हर व्यक्ति जो सुदूरवर्ती इलाका है उसमें रह रहा है वो अवश्य विकास करेगा। और उसको भी, इस भारत को अगर विकसित करना है तो गरीब को और अंतिम व्यक्ति को मजबूत करेगा, तो ये देश इस तरह से मजबूत बनेगा। तो अभी तक जो पीछे की सरकारें हैं उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा ये गैप जो रहा है उसकी वजह से, तो एक तो महत्वपूर्ण कारक यही है कि संकल्पना है वो थोड़ा ठीक दिशा में नहीं थी। देश की जनजातीय आबादी के आर्थिक विकास के लिए वनधन योजना 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ शुरू की गई। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं ट्राइफेड के चेयरमैन। ये एक बहुत बड़ा कारण है जी सर। जैसे ये मेला के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर सारे उत्पाद पहुंच जाता है अलग अलग स्टेट्स के, और लोगों के सर जानकारी भी हो जाता है कि हाँ कौन कौन से उत्पाद है और उसको किस तरह से उत्पाद को खरीदना है, कितने में खरीदना है, सारा चीज़ सर पता चल जाता है। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि आदिवासी भाई जो बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ के उत्पाद को अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो उनके लिए काफ़ी दूर की बातें हो जाती हैं। तो क्या वहाँ पर जिस स्टेट के हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट के राजधानी में, क्या वहाँ पर मेला या कुछ उनके प्रोडक्ट्स को एक डिस्प्ले करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर रहे हैं? इसमें दो तरह के प्रयास हैं, जिसमें लगातार जो आपने ये प्रश्न किया है इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें दो तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। एक तो उनके विशुद्ध उत्पाद है वो दिल्ली तक कैसे आए, दूसरा उनकी पहचान कैसे हो कि ये वास्तव में विशुद्ध उन्हीं के उत्पाद है, जिससे कि वास्तव में जिसको लाभ मिलना चाहिए और जो उत्पाद को पहचान करके आगे लाना चाहिए वो। अब इसके लिए दो तरह की हमने भी दो तरह से किया है। एक तो मेला है, जैसे हर एक जिला मुख्यालय पे या महत्वपूर्ण जो स्थान है उस स्थान पे भी एक मेला लगाते हैं हम, लेकिन वो दूसरे रूप में लगाते हैं। वो लगाते हैं हम ट्राइबल आर्टिसन मेला, और वो भी सैकड़ों की संख्या में अब तक हम कर चुके हैं। तो सैकड़ों की संख्या में जब कर चुके हैं हम, तो उसमें लाखों जो हमारे कारीगर है उनकी पहचान अभी हुई है, और एक ऐसा हमारा एक आधार बन गया है कि उनको हम दुनिया के सामने, देश के सामने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे कारीगर हैं और ये उनके उत्पाद हैं। तो जैसा आपने सही कहा कि वहाँ नीचे के केंद्रों तक भी, लेकिन अब क्या होता है कि विपणन के लिए, अगर बेचने के लिए आप आओगे तो उनके उत्पादों की अच्छी कीमत ऐसे स्थान पे मिलेगी जहाँ पे जैसे बड़े बड़े व्यावसायिक केंद्र है, बड़े जो महानगर है, उनमें उनके उत्पाद की बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि उन यहाँ के जो
लोगों को जिस तरह से चेतना आई है इस बीच में, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर है ट्राइफेड के, वो एक अलग श्रृंखला है। फिर जो वस्त्र है हमारे इको फ्रेंडली और नेचुरल कलर्स है, फाइबर है, उनका एक चेतना जो शहरों में आई है, तो वो उसके लिए हमको बड़े केंद्र ही देखने पड़ेंगे। जो बेचने के लिए तो बड़े केंद्र ही देखने पड़ेंगे, लेकिन पहचान के लिए ये बात अच्छी कही है आपने, और ये मेरे से छूट गई थी, तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस बात के लिए जो ट्राइबल आर्टिसन मेला है वो छोटे स्थानों पे भी हम लगातार लगाते रहते हैं, जिससे कि उनके उत्पादों को हम राष्ट्रीय स्तर पे ला सकें। सर, जो उनके उत्पाद हैं उनको अगर बेचने के लिए आपका जैसे जनजातीय मंत्रालय है, ट्राइफेड है, तो तमाम तरह के जो भी प्रयास है वो तो कर रहे हैं, लेकिन सर एक अलग बात है। और हम दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि सर और भी जो मंत्रालय हैं जो इन उत्पादों को खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, या उनको और भी कुछ मदद दे सकते हैं, क्या इस तरह से कुछ मंत्रालय के साथ में टाई अप या MOU हो रहा है? हाँ, ये सरकार आने के बाद में कुछ दिनों से, लगभग 1 साल पहले की भी बात है, जब नीति आयोग में इस तरह की एक व्यवस्था की है कि सभी मंत्रालय, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय को उनका जो मद इस हेतु सुरक्षित है, उसको एक ऐसा क्लस्टर बना के और लगातार जिससे कि कई बार क्या होता है कि गरीब का जो पैसा है वो लैप्स हो जाता है। तो लैप्स किस लिए होता है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, जो कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है उनका कोई रुचि नहीं होता। तो उससे बनाने के लिए जब हमारा ध्यान इस तरह गया, माननीय मंत्री महोदय ने और हमारे जो अधिकारी है, सचिव है, और सरकार की तरफ से भी बात आई, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी, कि ये जो पैसा लैप्स हो रहा है ये लैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा मिला के जो हम दे रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष में, तो पिछले साल का जो आंकड़ा है 1,96,000 करोड़ रुपए पूरे देश में जनजातीय वर्ग के लिए अलग अलग योजनाओं में इतना रुपया और खर्च किया है, इतना मद था, लेकिन उनमें से बहुत सारा पैसा खर्च नहीं हुआ। तो अब की बार सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि भाई जो भी पैसा है उसको पहले ही पहचान कर लो, जो मंत्रालय जो स्कीम खर्च नहीं कर पा रही है, लेकिन हर हाल में ये जो पैसा जनजातीय वर्ग के लिए है वो पूरा का पूरा इनके लिए खर्च होना चाहिए, जो विभिन्न मंत्रालयों में एक कोऑर्डिनेशन किया है। और ये भी इस सरकार का एक विशेष प्रयास है, जो आगे आने वाले समय में इसको आर्थिक विकास की दर को और जो जनजातीय वर्ग के विकास की दर को बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ाएगा। सर, अगर हम प्रचार प्रसार की बात करते हैं या सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, सभी में सर वो शिक्षा एक आ जाता है कि जब तक हमारे पास में नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, अपने जो हमारे उत्पाद है उसको हम बाहर कैसे बेचें या हम कैसे टेक्नोलॉजी को लाएं, कैसे सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है स्कीम है उसको हम कैसे अपने लिए बेनिफिट लें, तो ये तमाम चीज़ें सर वहीं पर आकर के रुक जाती है कि अगर आपके पास में शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो आप कहाँ पर पूछेंगे, कैसे जानकारी लेंगे। तो क्या सर जो रिमोट एरिया में आज भी आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए क्या सर कुछ मॉडर्न तरीके से एजुकेट उनको करने के लिए प्रयास किया जा रहा है? ये भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ओर भी संपूर्ण सरकारी मशीनरी और जो भी इस देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, इसका विकास करना चाहते हैं, उसको सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार ने जो किया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम जो उठाया है, वो ट्राइफेड से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प पत्र है, सबका साथ सबका विकास, पृष्ठ संख्या 33, उसमें 4 बिंदु है और 4 बिंदुओं में 3 बिंदु जनजातीय वर्ग के लिए ही समर्पित है। उसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ट्राइफेड जो दे रहा है वो तो आर्थिक रूप से उनको सशक्तिकरण के लिए
प्रयासरत है ही, उनको प्रशिक्षण भी दे रहा है, वो उनके हुनर का प्रशिक्षण हो गया। लेकिन सरकार जो जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है, यद्यपि वो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसको जो भविष्य में हमको ट्राइफेड को भी लाभ मिलेगा कि उनके जो 400 से अधिक जो विद्यालय, अभी एक साल में ही इतने सारे विद्यालयों को और स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, आगे चल के भी बहुत ही तीव्र गति से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल उनको करने के लिए ये जो सरकार प्रतिबद्ध है, उसमें भी जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और ट्राइफेड के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में हम उन विद्यार्थियों की, उन शिक्षित वर्ग की और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि हमारे जो जनजातीय क्षेत्रों में थोड़ा कुछ अशिक्षा की जो कमी है, काफ़ी कुछ, तो उस समस्या से निजात पाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की रहने वाली है। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान खीमानंद ने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए पीएम को संदेश भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी थी। अब प्रधानमंत्री ने खीमानंद को पत्र लिखकर उन्हें उनके बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने नैनीताल उत्तराखंड के खीमानंद को पत्र लिखा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए पीएम को संदेश भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 सफल वर्ष पूरे होने पर और सरकार के अन्य प्रयासों के लिए बधाई दी थी। प्रधानमंत्री ने खीमानंद को पत्र लिखकर उन्हें उनके बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा, कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों पर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए आपका आभार। ऐसे आत्मीय संदेश मुझे देश की सेवा में जी जान से जुटे रहने की नई ऊर्जा देते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम की अनिश्चितता से जुड़े जोखिम को कम कर मेहनती किसान भाई बहनों की आर्थिक हितों की रक्षा करने में लगातार अहम भूमिका निभा रही है। किसान हितैषी बीमा योजना का लाभ आज करोड़ों किसान ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण के प्रति संकल्पित सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे पत्र में लिखा है, पिछले 5 वर्षों में व्यापक कवरेज और पारदर्शी दावा निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से ये योजना किसान कल्याण को समर्पित हमारे संकल्पित प्रयासों और पक्के इरादों की एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर उभरी है। आज बीज से लेकर बाजार तक किसान भाई बहनों की हर छोटी बड़ी दिक्कतों को दूर करने और अन्नदाता की समृद्धि और कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की प्रगति में देशवासियों के योगदान और उनकी भूमिका की सराहना करते हुए लिखा, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के दृष्टिकोण के साथ आज देश एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर है। समस्त देशवासियों के विश्वास से ऊर्जित देश राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे प्रयास आगे और तेज होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का योगदान सराहनीय है। इसके अलावा परंपरागत कृषि के अलावा किसान पशुपालन कर अपनी आर्थिक स्थिति में अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, लेकिन पशुओं का रखरखाव, उनमें होने वाले रोगों का सही ढंग से उपचार होना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में हमारे देश के पशु चिकित्सक लगातार नए उपकरणों को विकसित करते रहते हैं।
जिससे कि पशुओं में होने वाले रोगों का सही समय पर पता चल सके और उन्हें उपचारित किया जा सके। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर सोनू गांधी से, जिन्होंने कम लागत स्मार्ट नैनो उपकरण को विकसित किया है कि जिसके लिए इन्हें SIRB उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। देश में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है और इसमें पानी की और आगे किल्लत बढ़ेगी, लेकिन एक तरफ तो हम किल्लत को झेल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे किसान भाई जो फसल में सिंचाई जल का प्रयोग करते हैं वहाँ पे आज भी फ्लड इरिगेशन इनके पूरे खेत में नाका खोल के अभी भी पानी देते हैं और पूरे खेत को अच्छी तरह भर देते हैं। इससे जितनी फसल को पानी की आवश्यकता होती है उससे कहीं पानी ज़्यादा जाता है। जब कहीं ज़्यादा पानी जाता है तो यह पानी फसल में फ़ायदा देने के बजाय नुकसान करता है। सबसे पहली बात, इससे कुछ पोषक तत्वों का ह्रास होता है। दूसरा, जब पानी ज़्यादा होगा तो उससे नमी ज़्यादा होगी और जब नमी ज़्यादा होगी तो उससे कीट और बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा। तीसरी बात आती है, जब एक्सेस पानी हो जाता है तो फसल की जो जड़ें हैं उनको सही प्रकार से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कि जड़ों का विकास सही नहीं होता। इसलिए सरकार का जोर है कि अधिक से अधिक किसान भाई हमारे सूक्ष्म सिंचाई विधियों को अपनाएं और सूक्ष्म सिंचाई विधियों में सबसे अच्छी विधि है टपक सिंचाई विधि। यानी कि जहाँ पे हमारा पौधा लगा है, जहाँ पे उसका रूट जोन है, उसमें ही हम बूंद बूंद करके पानी दें और उतना ही पानी दें जितनी फसल को आवश्यकता हो। इससे पानी की दक्षता भी बढ़ेगी, इससे फसल की पैदावार भी अच्छी होगी, इससे फसल में कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होगा और इससे खेत में खरपतवार भी कम आएंगे। और जब ये सब चीज़ें कम होंगी तो हमारे जल का जो सही उपयोग होगा। इसके साथ साथ में एक और अच्छी बात इसमें ये है कि हम अगर खाद देना हो तो खाद भी पानी के साथ मिला के दे सकते हैं टपक सिंचाई में। इसको आपको अलग से खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। इससे न केवल जल की दक्षता बढ़ी बल्कि हम जो पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं उनकी भी दक्षता बढ़ती है। और साथ साथ में जब अगर हमें इंटरक्रॉप में कोई अगली फसल लगानी है फसल काटने से पहले, तो वो भी हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हम उसमें इंटरक्रॉप करते हैं तो किसान को दूसरी फसल भी जल्दी मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी। इसलिए भारत सरकार का और साथ साथ में जितने भी हमारे कृषि अनुसंधान तंत्र हैं इसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई विधियों के बारे में अधिक से अधिक अवगत कराया जाए। जहाँ पे मिट्टी लेवल नहीं है, मोटा रेत है, तो वहाँ पे अगर टपक सिंचाई विधि का अगर प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे फुहारा सिंचाई विधि का उपयोग करें। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।